गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास को आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करने वाले हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। और रिएक्शन मैकेनिज्म में आने वाले जितने भी स्टेप्स होते हैं उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। जैसे कि कोई भी रिएक्शन मैकेनिज्म के अंतर्गत सबसे पहले रिएक्टेंट ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट होता है और देन आफ्टर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो इस प्रकार कोई रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस होता है इसको डिटेल्ड में एक्सप्लेन करना ही रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाता है। और इसके चार पार्ट होते हैं। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, देन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ, पहला होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, देन सेकंड होता है बॉन्ड क्लीवेज, देन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट और लास्ट में नेम ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। आइएगा स्टार्ट करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। और रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म, ये लीजिए रिएक्शन मैकेनिज्म। और रिएक्शन मैकेनिज्म में हम चर्चा करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म आखिर किसे कहा जाता है। तो क्या कहेंगे, द डिटेल्ड एंड स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन of any reaction which explain thermodynamic parameter which explain thermodynamic parameter of reaction by which reactant are converted to product is known as reaction mechanism is known as reaction mechanism is known as reaction mechanism. If we deal with the if we deals with the reaction mechanism, then following steps are observed. First, electronic displacement, and second, bond cleavage, and third is formation of intermediate, formation of intermediate, and the last one is name of mechanism. ठीक है, ये हो गया हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म।
रिएक्शन मैकेनिज्म में बात कर रहे हैं किसी भी रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का जो स्टेप वाइज मैकेनिज्म को बताता है इसे बोला जाता है रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म की बात जब करते हैं तो इसमें 4 स्टेप्स आते हैं। पहला होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, देन आफ्टर बॉन्ड क्लीवेज, देन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, देन आफ्टर नेम ऑफ मैकेनिज्म। देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो क्या सकता है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट दो प्रकार से हो सकते हैं, या तो होगा पार्शियली इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट या तो होगा परमानेंट, इसी को पार्शियली या फिर कंप्लीट। पार्शियली इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इसी को ही बोला जाता है टेम्पररी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इसी को ही बोला जाता है टेम्पररी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो सकते हैं वो होगा कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को ही बोला जाता है परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इसी को ही बोला जाता है परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इसी को ही परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट बोल दिया जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं बॉन्ड क्लीवेज। तो बॉन्ड क्लीवेज कितने प्रकार के हो सकते हैं। बॉन्ड क्लीवेज ये दो तरीके से हो सकते हैं, एक होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज और दूसरा हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज और हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज दो तरीके से हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये लीजिए, इसके बाद बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट आपके डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, या तो होगा वो कार्बोकेटायन या फिर हो सकता है कार्ब एनायन या फिर हो सकता है फ्री रेडिकल। ठीक है, ये सब हो सकता है। उसके बाद वो जो रिएक्टेंट जिस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है वो किस मैकेनिज्म को फॉलो करते हुआ है, इसके बाद उस मैकेनिज्म का नाम दे दिया जाता है, जैसे कि SN1 यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या फिर SN2 बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या तो फिर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, AREC मैकेनिज्म, इस प्रकार से नाम दे दिया जाता है। तो आइएगा अब हम बात करते हैं सबसे पहला मैकेनिज्म रिएक्शन मैकेनिज्म के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट दो प्रकार के होते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से ये लीजिए, ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट और दूसरा होता है टेम्पररी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट और टेम्पररी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट
this type of electronic displacement takes place in absence of reagent, बट टेम्पररी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट किसे कहा जाता है? तो इट टेक्स प्लेस ओनली ऑन प्रेजेंस ऑफ reagent, ओनली ऑफ प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट, रिएजेंट के प्रेजेंस पे ही ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी रिएजेंट आएगा तभी इस प्रकार के डिस्प्लेसमेंट को देखा जा सकता है। जैसे कि परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं 3 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को, और वो 3 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कौन कौन से हैं देखिएगा। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इसके अंतर्गत जो परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा होता है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। और तीसरा होता है आपका रिजोनेंस इफेक्ट, रिजोनेंस इफेक्ट। और टेम्पररी इफेक्ट के अंतर्गत जो बात किया जाता है वो आपका इफेक्ट होता है जिसको चौथे नंबर में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये इस प्रकार से हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट और दूसरा होता है आपका टेम्पररी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट और टेम्पररी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। आइए अब हम बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है इसके बारे में बात करेंगे। चलिए साइड हेडिंग डालिएगा, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इसे हिंदी में प्रेरणिक प्रभाव भी कहा जाता है, प्रेरणिक प्रभाव भी कहा जाता है। चलिए बात करते हैं कि ये क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट किसे कहा जाता है। तो हम ये कहेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में ये कहा जाएगा कि द परमानेंट एंड पार्शियल इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन via carbon-carbon chain when more electronegative element are attached in carbon chain। क्या कहा मैंने? इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में ध्यान से समझिएगा कि इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में ये कहा जाता है, इट इज द परमानेंट, इट इज द परमानेंट एंड partially electronic displacement, electronic displacement of sigma bond, of sigma electron, sigma electron via carbon-carbon chain when more electronegative element, when more electronegative element are attached, when more electronegative element are attached in carbon chain। सेकंड
इंडक्टिव इफेक्ट किसे कहा जाता है इसके बारे में लिखेंगे। सेकंड पॉइंट कि इंडक्टिव इफेक्ट इट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका कोई कार्बन कार्बन चैन हो गया, ये कोई कार्बन कार्बन चैन, इससे लगा हुआ ये कोई जेड एलिमेंट, और इस वक्त इस जेड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर देन है कार्बन चैन से, जेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से अधिक है। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये जेड एलिमेंट अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और इस जेड के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। लेकिन इस कार्बन चेन में ये जो सेकंड नंबर का कार्बन चेन है इस पर भी पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन पर भी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। कारण ये है क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। डिस्टेंस डिपेंडेंट बोलने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे मैं इस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कार्बन चैन की ओर जा रहा हूं, तो देखिए जैसे जैसे हम जेड से कार्बन की ओर जा रहे हैं हो क्या रहा है कि डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, और डिस्टेंस इंक्रीज होने से इंडक्टिव इफेक्ट का इंटेंसिटी ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट decreases because of it is distance dependent effect। यहां पर जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और ये पहले वाले कार्बन के बीच में इंटेंसिटी सबसे हाई होगी, देन जो सेकंड नंबर है उसमें इंटेंसिटी थोड़ी कम, फिर जो लास्ट में है उसमें इंटेंसिटी और भी ज्यादा कम हो जाएगी। और इस प्रकार का इंडक्टिव इफेक्ट जिसमें इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर शिफ्ट होता है, इस प्रकार के इंडक्टिव इफेक्ट को बोला जाता है माइनस आई इफेक्ट। इस प्रकार के इफेक्ट को बोला जाता है माइनस आई इफेक्ट। ठीक उसी प्रकार से मैं बात करूं तो ये लीजिए एक और एग्जांपल से समझते हैं कि फॉर एग्जांपल ये कार्बन कार्बन चैन है और इस कार्बन चैन से कोई एक ऐसा एलिमेंट जेड जुड़ा हुआ है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है कार्बन से। ऐसे स्थिति में होगा क्या, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस जेड एलिमेंट से अट्रैक्ट होंगे कार्बन की ओर और कार्बन पर आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज और इस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। इस कार्बन पर भी पार्शियली नेगेटिव, इस कार्बन पर भी पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा। और देखिए जैसे जैसे हम इस जेड एलिमेंट से कार्बन की ओर आ रहे हैं तो डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है और डिस्टेंस इंक्रीज होने से इंटेंसिटी ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस, इंटेंसिटी ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज होते जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। और इस प्रकार का इंडक्टिव इफेक्ट जिसमें कोई जेड एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन कार्बन चैन की ओर जाए, इस प्रकार के इफेक्ट को बोला जाता है प्लस आई इफेक्ट। क्या बोला जाता है? प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट कहा जाता है। क्लियर हो गई होगी आप लोगों को बात कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। इट इज अ परमानेंट एंड पार्शियली इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन वाया कार्बन कार्बन चेन व्हेन more electronegative element are attached in carbon chain. It is a distance dependent effect होता है, ये distance dependent effect होता है। आगे चलिए, आगे चल के बात करते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। ये लीजिए
चलिए आइएगा इंडक्टिव इफेक्ट में आगे बात करेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट आर respective in a nature inductive effect is a respective in nature. For example, देखिए रिस्पेक्टिव नेचर का होता है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है इसे थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। इससे पहले समझिएगा कि इंडक्टिव इफेक्ट arises due to the difference in electronegativity, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस के कारण ही इंडक्टिव इफेक्ट अराइज होते हैं। अब ये होता क्या है या डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे समझा जा सकता है, इसके लिए बात करते हैं। ये होता है आपका डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसको हम देख सकते हैं दो तरीके से। किसी भी एलिमेंट के अंदर, किसी भी कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को यदि देखना है तो उसके लिए हम इस प्रकार से देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेचर ऑफ कंपाउंड का नेचर देखकर, फॉर एग्जाम्पल एक कोई एलिमेंट है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एक कोई एलिमेंट जिसको जो न्यूट्रल है, और एक कोई एलिमेंट जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये नेचर ऑफ कंपाउंड है। अगर किसी कंपाउंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। क्लियर है? और आगे बात करते हैं कि जो दूसरा देखा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो देखा जाता है परसेंटेज एस कैरेक्टर। परसेंटेज एस कैरेक्टर किसी भी कंपाउंड के अंदर इंक्रीज होगा तो ये कहते हैं कि परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होने के कारण हो जाता है माइनस आई इफेक्ट इंक्रीजेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा तो माइनस आई इफेक्ट इंक्रीजेस। ठीक, बात करते हैं अब परसेंटेज एस कैरेक्टर कैसे देखा जाता है। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर देखा जाता है तीन तरीके से। परसेंटेज एस कैरेक्टर ये देखते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर तीन प्रकार से। पहला देखा जाता है परसेंटेज एस कैरेक्टर हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। हाइब्रिडाइजेशन से कैसे? फॉर एग्जाम्पल किसी भी कंपाउंड में sp3, sp2 और sp, ये तीन प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन है। फॉर एग्जाम्पल ये हाइब्रिडाइजेशन है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। सबसे पहले परसेंटेज एस कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। sp में परसेंटेज एस कैरेक्टर 50% होता है, sp2 में 33.33% होता है, और sp3 में होता है 25%। परसेंटेज एस कैरेक्टर जिसमें ज्यादा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ये लिखा है परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर हो जाएगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा sp, फिर होगा आपका sp2, फिर होगा sp3। ये लीजिए इस प्रकार से ये हाइब्रिडाइजेशन से समझाया। और परसेंटेज एस कैरेक्टर देखा जाता है आपके बॉन्ड एंगल के थ्रू, बॉन्ड एंगल के द्वारा। बॉन्ड एंगल को बोलते हैं थीटा। अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी तो कंपाउंड में परसेंटेज
एस कैरेक्टर इंक्रीज होगा, और परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फॉर एग्जांपल H2O, इसमें जो बॉन्ड एंगल थीटा होता है 104 डिग्री होता है, जबकि NH3 की बात किया जाए तो यहाँ पर NH3 में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 107 डिग्री होता है। जहाँ थीटा की वैल्यू जितना ज़्यादा वहाँ परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। तो H2O और NH3 में बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होगी? तो NH3 की ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बोलिए, क्या यहाँ तक समझ में आया? चलिए आगे बात करते हैं। परसेंटेज एस कैरेक्टर देखा जाता है एक और तरीके से, और वो तरीका है आपका ये लीजिए, परसेंटेज एस कैरेक्टर देखा जाता है वो तीसरा टाइप है आपका, एक हाइब्रिडाइजेशन, एक बॉन्ड एंगल, और तीसरा होता है रिंग साइज। रिंग साइज, रिंग साइज की बात करें तो ये कहते हैं कि स्मॉलर रिंग हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस प्रकार से क्वेश्चन दूं, ये 5 मेंबर्ड रिंग है, ये एक 4 मेंबर्ड रिंग है, और ये एक 3 मेंबर्ड रिंग है, तो आप बताइए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हाई होगी? तो आप कहेंगे कि लेफ्ट टू राइट चलने पर रिंग साइज कैसा हो रहा है? रिंग साइज डिक्रीजेस, और रिंग साइज कम होगा, डिक्रीज होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, बिकॉज ऑफ स्मॉलर रिंग हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। क्या बात क्लियर है? क्या कहानी क्लियर है? आइए आगे अब बात करते हैं वो टॉपिक जिसको मैंने छोड़ा था, और वो ये है कि इंडक्टिव इफेक्ट आर रिस्पेक्टिव इन नेचर। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये समझिए कि ये आपका एक कंपाउंड है, और इस कंपाउंड से लगा हुआ है आपका ये CH2 और CH3। ठीक उसी प्रकार से एक कंपाउंड है दूसरा ये, और ये लगा हुआ है आपका CH डबल बॉन्डेड CH2 से। तो यहां पर बात की जाए तो देखिए, ये जो कार्बन है इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3, और ये जो कार्बन है इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी होगी? sp2 की। तो ये जो ग्रुप है ये किसकी तरह बिहेव करेगा? माइनस आई इफेक्ट की तरह बिहेव करेगा, और ये जो ग्रुप है ये शो करेगा आपका प्लस आई इफेक्ट, बिकॉज ऑफ sp3 कार्बन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम और sp2 की ज्यादा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो उतनी अट्रैक्ट से खींचेगा, और जितनी अट्रैक्टफुलनेस के साथ वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा उसके ऊपर माइनस आई इफेक्ट उतना ही ज्यादा कहा जाएगा। ठीक उसी तरीके से आप यहां पर देखिएगा, ये जो कार्बन है ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2, और सॉरी ये स्ट्रक्चर होगा आपका इस प्रकार से, ये स्ट्रक्चर बनेगा कुछ ऐसा। ये स्ट्रक्चर है ऐसा, और यहां से हाइड्रोजन गया। ये लीजिए, अब बात करते हैं कि ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp और इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2। अब बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई इसका हो जाएगा, तो ये किसकी तरह इफेक्ट करेगा? माइनस आई
इफेक्ट की तरह बिहेव करेगा, और ये बिहेव करेगा किसकी तरह से, प्लस आई इफेक्ट की तरह, प्लस आई इफेक्ट की तरह बिहेव करेगा। क्लियर हो गई होगी बात। ठीक उसी तरीके से एक एग्जांपल और समझिएगा कि ये कोई एक एग्जांपल है 5 मेंबर रिंग, और यहां से जुड़ा है एक 4 मेंबर रिंग, जबकि ये एक और एग्जांपल है, ये है आपका 4 मेंबर रिंग, और यहां से जुड़ा है कोई 3 मेंबर रिंग। तो बताइए यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसकी 4 मेंबर रिंग की, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, माइनस आई इफेक्ट की तरह बिहेव करेगा। जबकि ये जो है 5 मेंबर रिंग, ये प्लस आई इफेक्ट की तरह बिहेव करेगा। ठीक उसी प्रकार से इस एग्जांपल में देखिए, विद रिस्पेक्ट टू 3 मेंबर साइकिल ऑफ रिंग, यहाँ पर 3 मेंबर साइकिल वाला रिंग है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो ये यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, और ये 4 मेंबर यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। मतलब जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ये इंडक्टिव इफेक्ट रिस्पेक्टिव इन नेचर होता है। 4 मेंबर साइकिल विद रिस्पेक्ट टू 5 मेंबर साइकिल के साथ ये माइनस आई इफेक्ट देगा, जबकि यही 4 मेंबर साइकिल ये 3 मेंबर साइकिल के साथ प्लस आई इफेक्ट देगा। मैं ये कहना चाहता हूं इस सेंटेंस के द्वारा कि इंडक्टिव इफेक्ट आर रिस्पेक्टिव इन नेचर। क्लियर क्लियर है बात। आइए अब बात करते हैं आगे कि टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट आर 2 टाइप्स। पहला होता है आपका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, या इसी को बोला जाता है प्लस आई इफेक्ट, और एक होता है आपका नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है इसको समझिएगा। प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट को ही बोला जाता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, जबकि माइनस आई इफेक्ट को ही बोला जाता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट, विथड्रॉइंग इफेक्ट। ये लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट। एग्जाम्पल से समझेंगे कि ये कोई कार्बन कार्बन चैन है, इससे कोई जेड एलिमेंट जुड़ा हुआ है, और इस वक्त मैं बात कर रहा हूं कि जेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे, कार्बन से, और ऐसे स्थिति में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये जेड अपनी ओर खींचेगा, चार्ज क्रिएट होगा माइनस, और इन कार्बन के ऊपर हो जाएगा चार्ज प्लस। और जैसे जैसे हम जेड एलिमेंट से कार्बन की ओर जा रहे हैं, तो चूंकि डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, डिस्टेंस इंक्रीज होने से इंटेंसिटी ऑफ माइनस आई, इंटेंसिटी ऑफ माइनस आई इफेक्ट डिक्रीजेस। ठीक उसी तरीके से बात करें तो ये कोई कार्बन कार्बन चैन है, इससे कोई जेड एलिमेंट जुड़ा हुआ है, और इस वक्त मैं बात कर रहा हूं कि ये जो जेड एलिमेंट है, इस जेड एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जेड एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है कार्बन से। तो ऐसे स्थिति में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कार्बन अपनी ओर खींचेगा और चार्ज क्रिएट हो जाएगा कार्बन के ऊपर नेगेटिव, और इस जेड एलिमेंट के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब होगा क्या कि यहां से यहां तक बिकॉज ऑफ डिस्टेंस बढ़ रहा है,
इन दोनों के बीच में इंटेंसिटी सबसे हाई होगी, और ये कार्बन और इस जेड एलिमेंट के बीच में इंटेंसिटी थोड़ी कम। ये कार्बन और इस जेड एलिमेंट के बीच में इंटेंसिटी और कम, और इसमें सबसे कम। तो मैं ये कह सकता हूं कि डिस्टेंस के इंक्रीज होने से इंटेंसिटी ऑफ प्लस आई इफेक्ट डिक्रीज होता है, डिक्रीजेस। क्लियर है बात? आगे की क्लास नेक्स्ट क्लास में करेंगे।